हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एंजाइम्स, वो हम कवर कर चुके हैं। एंजाइम्स जो स्टार्ट करने का मेन रीज़न था वो यही था क्योंकि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, ठीक है, चाहे वो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, चाहे नर्सिंग के हैं, चाहे फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, चाहे लाइफ साइंस के किसी भी कोर्स के आप स्टूडेंट हो, बायोकेमिस्ट्री से एंजाइम से मेनली जो काइनेटिक पार्ट है, एंजाइम इनिबिशन है, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की अभी भी रिक्वेस्ट आ रही है, वो चाहते थे कि मैं एंजाइम को बेसिक्स से पढ़ाऊं, जो कि मैंने नहीं किया था। तो आज का लेक्चर उन्हीं स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो एंजाइम्स को बेसिक्स से समझना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, एंजाइम क्या है, ठीक है। अगर उनकी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो वो कैसे बनते हैं, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम ऐसा क्या करते हैं रिएक्शन में, जो आपका रिएक्शन में हम कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होता होगा, और उसी में आती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी या फिर जैसे गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि। तो ये सारे पॉइंट हम आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक के साथ, ठीक है। बेसिक्स हम पढ़ेंगे एंजाइम से रिलेटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एंजाइम के लिए है वो क्या है, देखो एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एंजाइम क्या है, हमारे बायोकैटालिस्ट है, ठीक है। पहले भी मैंने बताया हुआ है, शॉर्ट में मैंने सारा दिया था आपको रिव्यू। हालांकि बायोकैटालिस्ट मतलब बायो मीन्स तो हो गया कि लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, कि ये लिविंग जो बॉडी है आपकी, जिनमें आपका प्राण है, उसमें आपके रहते हैं। कैटालिस्ट मतलब क्या है आपके, ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को, कोई भी हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है तो उसके रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और उसी को हम आगे चल के समझेंगे कैसे रेट बढ़ता है, ठीक है। तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। और सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बोला था कि अगर मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट हैं, ये मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट बनने में एक डेफिनेट टाइम लगता होगा, एक डेफिनेट एनर्जी लगती होगी, है ना, क्योंकि कुछ चीज अगर फॉर्म हो रही है तो उसमें एनर्जी भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। तो एंजाइम अगर उस रिएक्शन में आ जाए किसी भी तरह से, तो वो क्या करते हैं, आपका उस एनर्जी को भी कम कर देते हैं, जितना एनर्जी लगानी पड़ रही है, और टाइम को भी कम कर देते हैं। तो रिएक्शन अगर मान लीजिए 5 मिनट में होती हो तो वो 2 मिनट में होने लगेगी। ये केवल एग्जाम्पल है, ठीक है। इस चीज को समझ रहे हैं। तो बायोकैटालिस्ट से समझ में आया, बायोकैटालिस्ट क्यों बोला था मैंने, पहले भी जो बोला था। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद स्पेसिफिकेशन क्या है भाई, ये क्या है आपके थर्मोलेबाइल है। थर्मोलेबाइल, थर्मो मतलब क्या होता है आपका हीट, है ना, और लेबाइल मतलब क्या होते हैं, सेंसिटिव, यानी कि ये बहुत ज्यादा क्या है, हीट सेंसिटिव है। तो जब भी आप एंजाइम को स्टोर करते हैं या कोई भी रिएक्शन है जिसमें आप एंजाइम को यूज कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन का जो पूरा टेम्परेचर है ना, उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आपका क्या करते हैं, आप सपोज आपने बहुत ज्यादा कर दिया या बहुत कम कर दिया, तो ये एंजाइम जो है ये क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। तो जो इनका इफेक्ट है वो नहीं आएगा। तो थर्मोलेबाइल समझ में आता है कि मैंने थर्मोलेबाइल क्यों बोला, चलिए ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो आप बोल सकते हैं कि इनकी खासियत है वो क्या है, प्रोटीनियस होते हैं ये नेचर में, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप 1 बाय 1 आपको पता होने चाहिए, बहुत बेसिक है। प्रोटीनियस मतलब प्रोटीन, प्रोटीन की तरह होते हैं ये। और प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से। तो एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन ही है, और किससे मिलके बने हुए हैं, ये अमीनो एसिड से, क्योंकि ये प्रोटीन है, ठीक है। कुछ टेंशन तो नहीं है। और प्रोटीन क्या है ये सारी डिटेल में हम प्रोटीन जब हम स्टार्ट करेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, इसके बाद ये है दे आर कोलॉइडल इन नेचर। अब कोलॉइडल क्या होते हैं आपके, मैंने पहले भी बताया था। कोलॉइडल मतलब इनमें जो आपका एंजाइम को हम कोलॉइडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम्स का जो पार्टिकल साइज होता है आपका वो बहुत बड़ा होता है ना, जैसे कोलॉइड्स का होता है। पार्टिकल साइज बड़ा है, इसीलिए ये क्या है, कोलॉइडल है नेचर में। और कौन से टाइप का कोलॉइड ये आपका की तरह वर्क करते हैं, ये काम करते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की तरह, ये एक्ट करते हैं हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स की तरह। हाइड्रोफिलिक क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स किसे बोलते हैं, ऐसे कोलॉइड्स
जो कि हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है ना, ऐसे कोलॉइड्स जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं आसानी से, वो क्या है आपके हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स हैं। तो ये भी आपके एंजाइम्स भी क्या है आपके वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, और क्योंकि इनका पार्टिकल साइज ज्यादा होता है जो कि कोलॉइड की रेंज में आता है, तो इसीलिए ये क्या है आपके हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की तरह एक्ट करते हैं। तो चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये होते हैं आपके नॉन डायलाइजेबल होते हैं। अब नॉन डायलाइजेबल क्या होते हैं भाई? डायलिसिस सबको पता है, डायलिसिस ठीक है, जब हम कहते हैं ना जैसे किडनी में भी जब क्या है किसी भी इंडिविजुअल की किडनी अगर वर्क नहीं कर रही है तो फिर उसको डायलिसिस में लगा देते हैं पेशेंट को। क्या करते हैं, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करने का, ब्लड से जो भी आपके क्या है अनवांटेड प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उन्हें हटाने का काम किडनी करती है। अब जब किसी इंसान की अगर किडनी फेल हो गई है, किडनी काम नहीं कर रही है, तो अब वो काम कौन करेगा, है ना। अगर उसकी किडनी काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, ब्लड में टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो इंसान की तो डेथ वैसे ही हो जाएगी, है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। तो क्या करते हैं, ब्लड को आपका आउटसाइड दी बॉडी हम ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। पेशेंट की बॉडी से ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड निकल रहा है, वो एक चैम्बर में जा रहा है, वहां पे उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो जो भी उसका अनवांटेड प्रोडक्ट है वो वहीं रह जाएंगे, और जो अच्छा ब्लड है यानी कि जो प्योर ब्लड है वो आगे की ओर बढ़ेगा, और दूसरी ड्रिप की हेल्प से वो फिर उसी पेशेंट पे वो ब्लड चढ़ जाता है ना। यही होता है हीमोडायलिसिस। तो डायलिसिस ये नॉन डायलिजेबल है, यानी कि इनकी डायलिसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है डायलिसिस के लिए किसी भी प्रोडक्ट का एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस होना जरूरी है। क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है तो ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी इनका आप बोल सकते हो इनकी डायलिसिस नहीं हो सकती है, फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नॉन डायलाइजेबल है, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अगर ऐसा हो कभी ब्लड में किसी एंजाइम का लेवल ज्यादा है और आपको उसे डायलिसिस, आप सोचो कि कोई डायलिसिस हो, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि एंजाइम वो मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में रखेंगे। एंड नेक्स्ट, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि दे आर स्पेसिफिक, है ना। स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक मतलब इनका अपना क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन है एंजाइम का, और इनके कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो सबस्ट्रेट मैच करेगा ये केवल क्या करेंगे, उन्हीं सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे, या फिर उन्हीं सबस्ट्रेट की रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज लाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्शन चल रही है आप किसी भी एंजाइम को वहां पे डाल दोगे, है ना। हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है। सपोज ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब बॉडी में होता है ना। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे मल्टीपल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और आपने देखा है हर स्टेप के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है ना। तो यानी कि वो जो सबस्ट्रेट है, सपोज स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना। जब ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ी होगी तो ये होता है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जो बॉडी में ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। ग्लूकोज बदलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। तो वो कन्वर्जन के लिए हेक्सोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कन्वर्जन कोई दूसरा एंजाइम करा देगा, हेक्सोकाइनेज फिक्स है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के साथ उसकी क्या है, एफिनिटी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक आप ध्यान रखिएगा कि एंजाइम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर किसी सबस्ट्रेट के साथ ही अपनी रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात, अब जो आता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट एंजाइम से रिलेटेड क्या है कि एंजाइम की खासियत क्या होती है कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं लेकिन एट लास्ट वो एज इट इज बाहर निकल जाते हैं। एंजाइम का केवल रोल क्या है, कैटालिस्ट का, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जनरली अगर मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, दो लोगों के बीच किसी भी बात को लेके लड़ाई हो रही है, तीसरा बंदा आके कुछ और पॉइंट दे के चला जाए किसी एक को कि हाँ इसने तो ऐसा भी बोला था, और अपना साइड हो गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, लड़ाई को और भी बढ़ा दिया, लेकिन खुद उसका कोई ऐसा तो रोल नहीं है, वो अपना एज इट इज साइड हो गया, उससे कोई लड़ने वाला नहीं है। तो सेम एंजाइम भी है, सबस्ट्रेट में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, वो नॉर्मली भी बनता है, लेकिन एंजाइम के आ जाने से वो रिएक्शन इतनी तेज होने लगेगी कि वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर उन दोनों के बीच की लड़ाई कहीं पे
सुलझती भी होगी तो अब वो नहीं सुलझेगी, है ना, वो और पीक पे चली जाएगी। तो यही एंजाइम का काम भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके क्या है, स्पेसिफिक है, प्लस इनसे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया। अब देखिए एंजाइम्स जो होते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन में हम आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें क्लासिफिकेशन में भी क्या है ना, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी, जो एंजाइम कमीशन ने आपका कोड दिया है ना एंजाइम्स के लिए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कोड आना चाहिए आपको समझ में, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल के साथ तो आप समझ लीजिए, सो दैट अगर कभी आपसे किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अभी फिलहाल के लिए समझिए कि एंजाइम दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है हमारा, सिंपल एंजाइम, और सेकेंड हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। सिंपल और कॉन्जुगेटेड। सिंपल एंजाइम क्या होंगे बेटे, सिंपल एंजाइम क्या है, एक अमीनो एसिड का बस सीक्वेंस है, ठीक है। वो उसमें आपका क्या है, केवल वो प्रोटीनियस है, इस चीज को समझो, वो केवल प्रोटीनियस है। अभी हमने बोला ना कि एंजाइम प्रोटीनियस है, ठीक है। तो एंजाइम जब केवल प्रोटीनियस है, यानी कि वो केवल एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलके एक आपका एंजाइम बना दिए हैं, तो वो हमारा क्या है, सिंपल एंजाइम है। तो मैं यहीं पे उसे मेंशन कर रही हूँ, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ बेटे, ठीक है। ये मान लो एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड इससे ही तो मिलके बनता है ना प्रोटीन, इस तरीके से अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, और केवल इनके जुड़ने से ही आपका एंजाइम बन गया है। टाइप हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है, ग्लाइसिन हो, एलानिन हो, वेलाइन हो, वो हम मिथ्योनिन हो, वो हम प्रोटीन वाले पार्ट में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसमें नहीं घुसना है, यहाँ केवल ये समझो कि सिंपल जो हो गया एंजाइम वो क्या होंगे, जिसमें केवल प्रोटीनियस होंगे, यानी कि अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होगा बस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड हमेशा क्या होता है, कॉन्जुगेटेड में प्रोटीनियस तो होंगे, यानी कि एक तो प्रोटीनियस पार्ट होगा ही होगा, प्लस एक नॉन प्रोटीनियस मॉइटी भी इसमें जुड़ी हुई होगी। क्या जुड़ी होगी, नॉन प्रोटीनियस मॉइटी, ठीक है। अब इससे आप क्या समझते हो, इसका मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऐसे जैसे ऊपर था यहाँ पे भी होगा, लेकिन उसके साथ आपका कोई आपका ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा जो कि नॉन प्रोटीनियस होगा, प्रोटीन नेचर में नहीं होगा। अब ये बात आती है कि वो नॉन प्रोटीनियस ग्रुप क्या होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो कॉन्जुगेटेड हमारा एंजाइम होता है उसमें जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो क्या होंगे, कोएंजाइम होंगे, कोएंजाइम, या फिर वो हो सकते हैं कोफैक्टर, कोएंजाइम एंड कोफैक्टर, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि भाई कोएंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है, ठीक है। तो कोएंजाइम बेसिकली देखो, को वर्ड लग रहा है ना, को वर्ड क्या किसको बता रहा है कि वो एंजाइम के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो कोएंजाइम, कोफैक्टर, ठीक है। अभी ये समझेंगे कोएंजाइम क्या होते हैं। कोएंजाइम आपके बेसिकली आपके विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि बी विटामिन है ना, आपको पता है वाटर सॉल्युबल बी और सी होता है, ठीक है। विटामिन बी और सी ही आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। बहुत टाइप आपके एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से विटामिन आपके क्या है, कोएंजाइम की तरह वर्क करते हैं। तो ऑप्शन में दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बात, अगर वाटर सॉल्युबल दिया हुआ है तो ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन पे आपने टिक किया। अगर आपको स्पेसिफिक होके दिया हुआ है विटामिन बी एनालॉग, तो आप विटामिन बी एनालॉग पे टिक करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो हमारा जो कोएंजाइम होते हैं, कोएंजाइम क्या है आपके, मेनली ये क्या है आपके विटामिन हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और उनमें भी कौन सा, विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी जो है आपका ये कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। और आपको पता है ना विटामिन बी के अंदर भी कितना बड़ा क्लास है, वो क्लास पूरी हम डिटेल में विटामिन जब पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बट यहाँ पे मैं उसका ओवरव्यू जरूर दूंगी, ताकि आपको ये ना लगे कि मैम ने पूरा बेसिक नहीं बताया, ठीक है, जो आपकी शिकायत थी। तो क्या है देखो, कोएंजाइम क्या है आपको समझ में आ गया, कोएंजाइम क्या होंगे, विटामिन बी है आपके, और विटामिन बी आपके क्या होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो चलिए इसे हटा लेते हैं यहां से। पहले इसी को कवर कर लेंगे, है ना। चलो विटामिन बी के कितने टाइप होते हैं देखो, विटामिन बी वन, ठीक है,
विटामिन बी, चाहे विटामिन बोलिए चाहे विटामिन बोलिए, आपके ऊपर है कैसे आप प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। B2, B3, ठीक हो गया, B5, B6, कुछ कुछ आपके बीच में लैग करेंगे क्योंकि उनकी विटामिन वाली एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं बायोटीन को, विटामिन एच जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आया था, जीपेट के एग्जाम में ही आया था इवन, कि विटामिन एच कौन सा है। तो याद रखिएगा कि बायोटीन को ही हम क्या बोलते हैं, विटामिन एच बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे भी हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। पहले इसे करके देखते हैं, ठीक। इसके अलावा आता है, हाँ, इसको ले लीजिए आप, फोलिक एसिड, ठीक है। फोलिक एसिड ये हमारा होता है B9, ठीक है। आगे को फिर देखते हैं। तो मेन यही है हमारे जो हमें कवर करने हैं, तो 1 बाय 1 हम इन्हें कवर करते हैं। हाँ, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अच्छा B12 भी मेंशन कर देते हैं ना, B12, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोबालामीन। ये सारे विटामिन है, ठीक है, विटामिन बी के टाइप है, कोबालामीन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मिस हो गया था वो ये है कि जो कॉन्जुगेटेड में जो प्रोटीनियस पार्ट होता है, ये क्या होता है आपका, नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है, नॉन फंक्शनल होता है। तो जो यानी कि आप कह सकते हो कि एंजाइम जो फंक्शन देगा ना, वो इस नॉन प्रोटीनियस पार्ट की वजह से ही देगा। जब ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट, चाहे वो कोएंजाइम हो चाहे कोफैक्टर हो, जब इस प्रोटीनियस पार्ट के साथ अटैच होता है तभी जाके ये एंजाइम फुल्ली फंक्शनल होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोटीनियस पार्ट है वो क्या है आपका, प्रोटीनियस पार्ट जो है वो आपका नॉन फंक्शनल है, या इनएक्टिव बोल सकते हो, बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। तो देखो विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 क्या होता है आपका, थायामीन होता है ना। B2 क्या है आपका, राइबोफ्लेविन है। B3 क्या है, नायासिन है। B5 क्या है आपका, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। B6 क्या है आपका, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। बायोटीन तो आपको पता ही है, बायोटीन मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है, ये B7 होता है, B7 जो है वो है बायोटीन। B9 आपको लिख दिया मैंने, फोलिक एसिड है, ठीक है, और B12 क्या है आपका, कोबालामीन है, ठीक है। अपने आप में ये जितने भी आपको विटामिन की फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, हर कोई किसी ना किसी रिएक्शन में, और ये भी ध्यान रखना है इनकी भी क्या होती है, फॉर्म्स होती हैं। विटामिन B1 थायामीन होता है, सबको पता है, लेकिन थायामीन की कौन सी फॉर्म आपकी कोएंजाइम की तरह एक्ट करती है, चलिए मेंशन कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। थायामीन की कौन सी फॉर्म है, थायामीन पायरोफॉस्फेट, क्या है, थायामीन पायरोफॉस्फेट। तो यही आपकी फॉर्म है थायामीन की, जो कोएंजाइम की तरह वर्क करती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि थायामीन कोएंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, थायामीन की भी फॉर्म है, ठीक है। तो जब वो इस फॉर्म में रहेगा तभी वो कोएंजाइम की तरह काम करेगा। सेम विद राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की कौन सी फॉर्म है, देखो, FMN एंड FAD, ठीक है, FMN एंड FAD। फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फुल फॉर्म्स वगैरह आप खुद से लिख सकते हैं, मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये राइबोफ्लेविन की फॉर्म है, दोनों ही क्या है, राइबोफ्लेविन जो विटामिन B2 है उसकी फॉर्म है, जो किसकी तरह एक्ट करती है, कोएंजाइम की तरह। आपने ये FMN FAD कहाँ पे देखा होगा, अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अभी स्टार्ट किया है तो कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ चुके हैं एक बार तो आपने अगर रेस्पिरेटरी चेन पढ़ी होगी, ठीक है, आई थिंक वो 12th में भी थी, है ना, लेकिन जिसके बाद बायो थी। तो अगर आपने रेस्पिरेटरी चेन पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है उसमें FMN और FAD का रोल होता है, ठीक है। वो हम रेस्पिरेटरी चेन में मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे होता है, बट ये दोनों ही वहां पे क्या करते हैं, ये FMN FAD ये दोनों ही वहां पे कोएंजाइम की तरह वर्क करते हैं, कोएंजाइम की तरह वर्क करते हैं, सॉरी, रिएक्शन को फास्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा ये वाला जो है हमारा थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये भी आपने देखा होगा जब ग्लाइकोलिसिस होती है ना, ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है लास्ट में क्या बनता है, अगर एरोबिक है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, पड़ा है, ठीक है।
और वो पायरुवेट जब क्रेब्स साइकिल में उसे जाना होता है तो वो किस पे कन्वर्ट होता है भाई, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है ना, पढ़ा है। तो वो कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में होता है, वहां पे ये काम करता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो साथ ही साथ आपको इनका थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए जब आप एंजाइम्स पढ़ रहे हो, कि कम से कम एक एक रिएक्शन तो आपको पता हो कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो थायमीन पायरोफॉस्फेट कहाँ यूज हो रहा है, पायरुवेट का जब कन्वर्जन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, आप लिख सकते हैं क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है ये, ठीक है। एफएमएन एफएडी कहाँ होता है, मैंने बता दिया आपको, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स, जो रेस्पिरेटरी चेन चलती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमने पढ़ा है, उसमें जो रेस्पिरेटरी चेन चलती है उसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है ये, वो भी कौन सा, सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स होता है। टोटल रेस्पिरेटरी चेन में आपके 5 कॉम्प्लेक्स आपने पढ़े होंगे, उसमें से दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नायासिन। नायासिन को देखो, नायासिन में भी हमारा कौन से आते हैं आपके, NAD एंड NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी पूछा जाता है, अगर बहुत ही सिंपल किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो ये भी फुल फॉर्म्स पे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो फुल फॉर्म्स भी आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं मैम ने लिख दिया है तो आपको यही करना है, मैं बता रही हूँ आपको ना। तो क्या होती है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ये दोनों भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स में यूज होते हैं। वैसे तो इनका यूज बहुत ज्यादा है, NAD NADP, आपकी जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में चल रहा है, उन रिएक्शन में से हम जनरली यूज करते हैं। अदरवाइज एक इसका एग्जांपल तो याद रखिए, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स में ये भी यूज होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स में, ये सेकेंड में, ये फर्स्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड याद रखिएगा कि आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ना, उसका एक कंपोनेंट है। एसिटाइल कोएंजाइम ए सबको पता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में कितनी सारी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है ना, जहां भी एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करना होता है वहां एसिटाइल कोएंजाइम में आपका यूज हो जाता है। इवन आपने फैटी एसिड का अगर ऑक्सीडेशन पढ़ा है तो वहां पे आपने देखा होगा एसिटाइल कोएंजाइम का रोल, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, बट फिलहाल के लिए ध्यान रखिए कि जो पैंटोथेनिक एसिड है वो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमारा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक कॉम्पोनेंट है। यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाने में पैंटोथेनिक एसिड लगता है, इसके अलावा कौन कौन लगता है मैं यहाँ लिख देती हूँ, कभी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीटा मरकैप्टो इथाइलिन प्लस पैंटोथेनिक एसिड प्लस ADP, ये 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, आपका क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, ठीक हो गया। तो पैंटोथेनिक एसिड की ये कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कैसे कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए और यहाँ पे मेंशन कर लो, क्या लिखोगे एग्जाम्पल में, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आ जाइए पायरिडॉक्सिन में। पायरिडॉक्सिन जो फॉर्म यूज होती है वो क्या है आपकी, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ये फॉर्म्स याद करनी जरूरी है। पैंटोथेनिक एसिड है तो पैंटोथेनिक एसिड एसिड तो यूज नहीं होता एसिटाइल कोएंजाइम में ही है ना, वैसे ही नायासिन यूज नहीं होता, होते यही है NAD NADP, लाइकवाइज सब में यही चलेगा। तो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो होगा आपका, बेसिकली इसका यूज आपका क्या होगा, इसका भी यूज बहुत जगह होता है, लेकिन आप इसमें स्पेसिफिक याद कर सकते हो, जो आपका मेन न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी जिसे बोलते हैं, या फिर 5-HT, इनकी सिंथेसिस अगर आप पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में तो आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा वहां पे यूज होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बायोटीन, और बायोटीन किस फॉर्म में यूज होता है, देखो बायोसाइटीन, बायोसाइटीन सॉरी, तो बायोटीन की क्या है, बायोसाइटीन है, और बायोसाइटीन का यूज मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ये यूज होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के फर्स्ट स्टेप में।
ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ी होगी जिन बच्चों ने, उन्हें पता होगा। ग्लूको मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है, नियो मतलब नया, जेनेसिस बनना, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, बेसिकली ग्लूकोज को नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब हम बनाते हैं, वैसे हमें पता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ही बनता है ना, लेकिन बॉडी में क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी आपका ग्लूकोज बनता है, तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, सॉरी। तो वहां पे आप देखोगे जो आपका क्या है, यहाँ पे आपका रोल आएगा किसका, पायरुवेट का। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के एक स्टेप में आप देखोगे कि कैसे पायरुवेट से आपका ऑक्जेलो एसिटेट बनता है, ऑक्जेलो एसिटेट बनता है। और ऑक्जेलो एसिटेट सबको पता है कि ये आपका कहाँ जाता है, आपका क्रेब्स साइकिल में जाता है या फिर वापस जाएगा। तो पायरुवेट से ऑक्जेलो एसिटेट जो बनता है, वहां पे हमारा ये यूज होता है बायोसाइटिन, ठीक है। बहुत हमारे 5 कॉम्प्लेक्स से बन के बनता है। यहाँ पे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, और उसमें से एक जो कोएंजाइम है वो कौन है, आपका बायोसाइटिन। तो बायोसाइटिन की प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में बायोसाइटिन का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपका ये फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड की फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड की कौन सी फॉर्म यूज होती है, आपकी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, THF लिख रही हूं मैं, ठीक है, THFA लिख लो चाहे, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड हमेशा जो 1 कार्बन रिएक्शन होती है ना, वहां पे यूज होता है। मैं वो भी नहीं मेंशन कर रही हूँ, सिंपल याद रखो, जो डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस होती है ना, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोलिक एसिड। जब मैंने आपको एंटीबायोटिक पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने बताया था ना, हमारी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो इस एंजाइम पे एक्ट करती हैं, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखो कि जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, ये क्या करता है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो कितना जरूरी है आप समझ लो, डीएनए से ही हमारी बॉडी चल रही है ना, सेल की एग्जिस्टेंस ही वहीं से है। लास्ट है आपका B12 कोबालामीन। B12 भी सेम हमारा डीएनए सिंथेसिस में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था पूरे कैसे, आपको मैंने ये डीएनए आरएनए सब पढ़ाया हुआ है ना, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाइएगा, जो मेरे चैनल की बहुत पहली वीडियोस इसी पे है, ठीक है, तो वहां पे आपको मिलेगा। तो याद रखिए कि फोलिक एसिड हो चाहे कोबालामीन हो, दोनों ही आपके डीएनए सिंथेसिस में यूज होता है। कोबालामीन की भी कौन सी फॉर्म है, मिथाइल कोबालामीन, ठीक है, क्या है, मिथाइल कोबालामीन। तो मैं सारे आपको विटामिन की फॉर्म बता चुकी हूँ, किस किस फॉर्म में आपका विटामिन यूज होते हैं एज कोएंजाइम, ठीक है। तो ये हो गए आपके विटामिन जो कोएंजाइम की तरह यूज हो रहे हैं। तो आई होप यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा, जो आप बेसिक्स की बात कर रहे थे वो आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इसके बाद करते हैं बात कोफैक्टर्स के बारे में। देखो कोफैक्टर्स क्या हैं आपके, बेसिकली आपके मेटल आयंस है, ठीक है। आपने देखा होगा, मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, सारे मेंशन करने की, सारे मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इस बार मैं एक नया और इनिशिएटिव ले रही हूँ कि जो भी अब मैं इससे आगे पढ़ाऊंगी, पहले जो पढ़ा चुकी हूँ उसका तो देखो कैसे हो पाएगा, उसे में टाइम लगेगा बहुत नोट्स वगैरह बनाने में, बट अब जो हम पढ़ रहे हैं उसके नोट्स साइमल्टेनियसली आपको प्रोवाइड करा दूंगी मैं, ठीक है। तो देखो कोफैक्टर जो है हमारे, देखो कोफैक्टर ध्यान में रखिएगा कि ये क्या होते हैं, हमारे मेटल आयंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये मेटल आयंस है, ठीक। और मेटल आयंस में देखो कौन से हो सकते हैं, फेरिक आयन हो सकता है, फेरिक या फेरस, ठीक है। इसमें आपका सिलीनियम आता है, और इसमें आपका निकेल आता है, ठीक है, इसमें आपका कॉपर आता है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे आयंस हैं। देखो मैग्नीशियम है, इसको हटा रही हूं मैं नीचे से, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम के अलावा हमारे पास कौन है, मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज है। इसके बाद कौन सा ऐड कर सकते हो, पोटेशियम यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, कोफैक्टर की तरह। इसके अलावा मोलिब्डेनम भी है जो यूज होता है। तो इतने सारे हमारे मेटल आयंस हैं जो यूज करते हैं हम कोफैक्टर की तरह किसी भी रिएक्शन में, यानी कि ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम के साथ, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा।
वो ज्यादा आप समझ पाओगे। तो देखो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आपका एंजाइम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आपका, आपने कहाँ इसका रोल देखा है, रेस्पिरेटरी चेन में, ठीक है। जब रेस्पिरेटरी चेन पढ़ोगे ना, वहां पे जो मैं कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही थी, जहां मैं बोल रही थी एफएमएन, एफएडी, एनएडी, एनएडीपी का रोल है, तो वहां पे आप देखोगे कि इनके साथ आपके जब हमारा ये रेस्पिरेटरी चेन चलती है तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आपका एंजाइम वहां इन्वॉल्व रहता है। सो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ मैं हमेशा बोल रही हूँ कि ये एंजाइम है तो इसके साथ कौन सा मेटल आयन होना जरूरी है, फेरस, ठीक है। अगर ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये नॉन फंक्शनल है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो ना कि नॉन फंक्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा इसमें दोनों मेंशन कर लो, Fe और Fe3+, क्योंकि दोनों ही फॉर्म्स चलती हैं, ठीक है, वो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलीनियम है। सिलीनियम यूज होता है आपका ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज के साथ, ठीक है, हमारा एक एंजाइम है ये ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। चलिए, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है, ग्लूटाथायोन सबको पता है, ठीक है, ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में लीवर बनाता है बेसिकली, और ये आपका ऐसा आपका प्रोडक्ट है जो क्या करता है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करता है, जो बॉडी में जो आपकी स्किन में एजिंग के साइंस है उन्हें कम करने का काम करता है। ग्लूटाथायोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करता है, खत्म करता है। तो ये ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज जो एंजाइम है, ये क्या करता है, जनरली जो हमारे बॉडी में जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर फॉर्म हो रहा है ना, H2O2, जो कि खुद में बहुत ज्यादा क्या है आपका फ्री रेडिकल के अंदर आता है, यानी कि इस बॉडी को डैमेज करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है बॉडी का, तो हमें नहीं चाहिए ना वो हो, तो ये वो एंजाइम है जो उसे क्या करता है, उसके लेवल को कम करने का काम करता है, H2O2 के लेवल को। तो इसको काम करने के लिए किसकी जरूरत है, सिलीनियम की जरूरत है। विदाउट सिलीनियम ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज क्या है, नॉन फंक्शनल है। समझ में आ गया, ठीक, कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ठीक है, कोफैक्टर्स का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, निकल है। निकल यूज होता है यूरिएज एंजाइम के साथ, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निकल है। निकल का यूज होता है यूरिएज के साथ, और यूरिएज आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ये तो आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा, 11th-12th में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, प्लांट्स करते हैं जो, ठीक है, तो ये बेसिकली यूरिएज एंजाइम हमारा प्लांट्स में, एल्गी में, बैक्टीरिया में, इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली वहां पे नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो यूरियस यूज होता है, इसके लिए निकल आपका जो है मेटल आयन जरूरी है, ठीक है, तो याद लिख लीजिएगा, यूरियस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर। कॉपर सेम है, ये जो आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमने पहले पढ़ा था, बहुत ज्यादा फॉर्म्स ऐसी भी होंगी जहां साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आपका कॉपर के साथ एसोसिएटेड होगा, और इसके साथ एक और आता है एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कौन सा है, ये भी इसी की तरह है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज की तरह, ये भी हमारा क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करता है। तो ये दोनों ही एंजाइम के साथ कॉपर जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम देखो आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा, जो हमारा हेक्सोकाइनेज है, जो ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप है, वहां पे हेक्सोकाइनेज यूज होता है, और हेक्सोकाइनेज के साथ हमारा कौन सा आपका मेटल आयन जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम। तो यानी कि अगर हेक्सोकाइनेज के साथ मैग्नीशियम नहीं होगा तो वो जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है वो नहीं बनेगा, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है ना। इसके बाद हमारा क्या आता है, मैग्नीज आता है। मैग्नीज बेसिकली यहाँ पे कौन यूज हो रहा है हमारा, ये यूज होता है हमारा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, हमारा एंजाइम है कार्बोक्सिलेज, उसके साथ ये यूज होता है। अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले बायोसाइटिन में, मैंने आपको बताया था कि कैसे जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ठीक है, ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुवेट, तो पायरुवेट से जब ऑक्सिलो एसीटेट बनता है ना, पायरुवेट से जब ऑक्सिलो एसीटेट बनता है, तो वहां पे हमारा, मैंने बोला था कि एक ऐसा एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो 5 कॉम्प्लेक्स से मिलके बना होता है, यानी कि वहां पे अलग अलग चीजें होती है, वहां थायामीन पायरोफॉस्फेट भी होता है, ठीक है, उसका भी रोल होता है। तो वहां पे जो मेटल आयन होता है ना, वो कौन सा है, मैग्नीज, ठीक है। तो यानी कि इस एंजाइम के लिए, इस एंजाइम को काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीज की। डिटेल में नहीं जाना है अभी, वो हम स्पेसिफिक जब कवर करेंगे, एक बार आपकी बायोकेमिस्ट्री पूरी कवर हो जाएगी ना, तो आपको खुद लगेगा कि ये सब चीजें तो वहां
ऑटोमेटिकली कवर हो रही है। अभी ये केवल एक ओवरव्यू है आपके समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पोटेशियम आता है। पोटेशियम का ध्यान में रखिएगा कि ये किसके साथ यूज होता है, आपका पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज के साथ ये एंजाइम यूज होता है। अगर काइनेज आपको पता है, काइनेज एंजाइम जहां भी आएगा इसका मतलब वहां पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, पता है ना। काइनेज एंजाइम जहां भी आता है वहां फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, फॉस्फेटेज एंजाइम जहां भी आता है वहां फॉस्फेट ग्रुप हटता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पायरुवेट काइनेज है, इसका मतलब पायरुविक, जो पायरुविक एसिड पायरुवेट मिलता है ग्लाइकोलिसिस में, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में। तो वहां कौन सा मेटल आयन जरूरी है, पोटेशियम। लास्ट आता है आपका मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम आता है आपका, ठीक है, ये भी आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है। डाइनाइट्रोजनेज आपका एक एंजाइम है, डाइनाइट्रोजनेज, ये एंजाइम भी हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया फंजाई प्लांट्स की मैंने बात की थी, वहां पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें ये एंजाइम यूज होता है। तो यहाँ पे भी याद रखेंगे कि मोलिब्डेनम जरूरी है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो सबको पता है ना, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदलना, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को बहुत ज्यादा जरूरी है अमोनिया। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे अमोनिया में बदलना ही हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उसकी पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसके लिए ये जरूरी है। तो डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम ये करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये रोल प्ले करता है, और मोलिब्डेनम इसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों ही एंजाइम यूज होता है, डाइनाइट्रोजनेज एंड यूरिएज, ठीक है, दोनों के अलग अलग मेटल आयंस हैं। तो ये है आपका इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक काम करते हैं, चलिए 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो आपका अब हमारे पास क्या क्या बच गया जो डिस्कशन में, जिसमें बेसिक्स में हमारा सब आता है। तो अब हमें क्या करना है, एंजाइम का बेसिकली हमें क्लासिफिकेशन देखना है, किसके हिसाब से, एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग। उसमें आपके स्पेसिफिक कोड्स गिवन होते हैं, हर एंजाइम को एक कोड दिया गया है, और उस कोड की हेल्प से हम, या अगर हमारे पास वो कोड रखा हुआ है तो मैं उससे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ ये किस एंजाइम की बात हो रही है। वो कोड एंजाइम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे पढ़ेंगे, कोड को समझने की कोशिश करेंगे, एंजाइम्स, उसी कोड की हेल्प से हम उसकी क्लासेस को डिवाइड करेंगे, जिसमें 6 क्लासेस टोटल एंजाइम की आती हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है कि एंजाइम एग्जैक्टली करते क्या है। इतना कुछ हो रहा है एंजाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एंजाइम करते क्या है, वो जो गिब्स फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इसे पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करो, जो समझ में नहीं आता है वो पूछो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, और जब हम लाइव क्लासेस लेंगे तो वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।